Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Larib Malik, consultant gynecologist and mentor at MedPros, and we were doing our book Mastering the Single Best Answer Questions from the MRCOG series. And today we are going to do chapter number 9 and onwards. So, chapter 9 is about substance abuse and domestic abuse. Question number 1. A 19-year-old books her pregnancy at 18 weeks gestation. Her anomaly ultrasound scan is normal. She has attended maternity trial on 5 occasions in the last 6 weeks. Complaining of abdominal pain, on each occasion she was discharged home with analgesia. She presents with the maternity trials at 28 weeks gestation, complaining of abdominal pain again. Examination is unremarkable and all investigations are normal. Which of the following management option is the most appropriate? इसमें जो इनका गाइडलाइंस हैं उसमें भी वो यही बताते हैं कि ऐसी पेशेंट्स जो होती हैं जो कि डोमेस्टिक अब्यूज़ को जो है वो सफ़र कर रही होती हैं उससे, तो वो हमेशा वेग कंप्लेंट्स के साथ आती हैं और उसमें वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ आएंगी, कोई क्लियर डायग्नोसिस नहीं बन सकेगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमने रेफ़र करना होता है टू द सेफ गार्डिंग टीम। फ्रीक्वेंट अटेंडीज विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स और सिम्टम विद नो क्लियर डायग्नोसिस शुड अलर्ट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़। ठीक हो गया? और वो ये कह रहे हैं कि सेफ गार्डिंग रेफरल करें उनका। और जो उसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के विक्टिम्स होते हैं वो यूजुअली लेट बुक कराते हैं, कंसील करते हैं अपनी प्रेगनेंसी को, और या उनकी अनअटेंडेड प्रेगनेंसी होती है, टीनेजर्स होते हैं यूजुअली, और या उनको जो है वो एपीएच के साथ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होती है, या तो वो ड्रग और अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं, और उनकी इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ जो है वो मल्टीपल टाइम जो है उनके विजिट हो रहे होते हैं हॉस्पिटल में, और बाद में भी वो एट रिस्क होते हैं कि वो सफ़र करें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सेल्फ हार्म, प्री टर्म लेबर, लो बर्थ वेट बेबी। सो ये हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, अनएक्सप्लेन स्टिल बर्थ। द सेफ गार्ड टीम कैन बी डॉक्टर्स, जो हमारे सोशल वर्कर्स, साइकेट्रिस्ट, ये सारे मिलके ऐसी पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. 24-year-old woman attends the antenatal clinic at 13 weeks gestation. In her previous pregnancy, she had an elective cesarean section for breech presentation at 39 weeks. She reports that she found the recovery after cesarean section difficult as she was discharged to a women's refuge because of her previous partner has been physically abusive. What proportion of the women experience domestic abuse in pregnancy? सारा सिनारियो उन्होंने शेयर किया, उसके बाद वो आपसे परसेंटेज मांग रहे हैं। यूजुअली ये वर्ल्ड वाइड ही होती है, वैसे डाटा ये यूके का है, लेकिन ये सब पे ही एप्लीकेबल है, एंड दैट इज़ 1 इन 4, ठीक है, 25%। तो ये दोनों तरह से आ सकता है, 1 इन 4, 1 इन 6 करके भी आता है, तो 1 इन 4 आपने बताना है, और परसेंटेज में भी आ सकता है, विच इज़ 25%। एटलीस्ट 1 इन 4 वुमेन विल एक्सपीरियंस डोमेस्टिक अब्यूज़ एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि 30% जो ऑफ दिस जो अब्यूज़ दैट स्टार्ट्स इन द प्रेगनेंसी, और फिर बाद में जो है वो पोस्टनेटल पीरियड में जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। Question number 3. A 33-year-old woman attends the gynecology outpatient clinic with a 6-month history of pelvic pain and dyspareunia. She reports having had chlamydia in the past. On examination, you notice bruises of various colors on the medial aspect of her thighs. What is the most appropriate next step? डेफिनेटली अभी जो है हमने उनको वी नीड टू आस्क द पेशेंट अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज़, ठीक है। इसमें यही होता है कि वो ये कह रहे हैं कि ऑल वुमेन शुड बी आस्क्ड अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज़ इन वुमेन्स हेल्थ सेटिंग। और जो है इसमें हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो यही है, वो यही बता रहे हैं कि जो हमारी पेशेंट्स होती हैं जिन्होंने डोमेस्टिक अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, वो इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आती हैं यूजुअली। और जो है समटाइम्स वो बाद में उनके लिए ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो हमें उसको जो है हमेशा एक सस्पिशन और एक हमें जो है वो एंटिसिपेट करना चाहिए, और उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहिए। Question number 4. A 25-year-old woman attends the antenatal clinic with her partner at 32 weeks gestation. She appears anxious and makes very little eye contact. You notice her partner gives you her maternity book and is answering the majority of the questions on her behalf. What is the most appropriate next step management? उसमें यही है कि हम ये कहते हैं गाइडलाइंस में भी ये कि एटलीस्ट एक जो अपॉइंटमेंट हो पेशेंट की, कंसल्टेशन जो हो वो ऑन देयर ओन करें इन प्रेगनेंसी। तो उसमें यही है कि हमने पेशेंट से कोशिश करनी है कि हम उनसे खुद बात करें और उनसे पूछें कि जो है वो सब ठीक है, और अगर कोई इस तरह का मसला है तो हम सेफ गार्डिंग के लिए फिर उनको रेफ़र करें। क्वेश्चन नंबर 5. अ 32-year-old हेड फंड मैनेजर इज़ एडमिटेड एट 34 वीक्स जेस्टेशन विद द साइंस सजेस्टिव ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन। ठीक है, अब्रप्शन हो गई। अ फ्यू आवर्स फॉलोइंग एडमिशन शी हैज़ अ स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी ऑफ एन 1100 ग्राम फीमेल इन्फेंट। लो बर्थ वेट बेबी इनका डिलीवर हुआ प्लेसेंटल अब्रप्शन के साथ। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ अ प्री टर्म डिलीवरी? अब उसमें वो यही बात है कि सब्सटेंस अब्यूज़ भी इसमें है, तो कोकेन के साथ ये सारी चीज़ें सारी फिट होती हैं हमारी। कोकेन एंड क्रैक कोकेन कैन कॉज़ प्लेसेंटल अब्रप्शन।
इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड लो बर्थ वेट बेबीज़ और प्री टर्म डिलीवरी। ये सारी ही जो कोकेन के साथ फिट हो रहा है सिनेरियो, तो इसलिए हम कोकेन ही और जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और एक और भी एमसीक्यू इसमें से आ जाता है कि क्यों अब्रप्शन हो जाती है, उसकी रीज़न ये है कि वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट्स करता है कोकेन, तो उसकी वजह से प्लेसेंटल अब्रप्शन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, एन अनएम्प्लॉयड 22-year-old हैज़ अ स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी of a male infant at 38 weeks gestation. She is breastfeeding, however, the baby is not gaining weight. ठीक है, और उसके साथ जो है वो द हेल्थ विजिटर नोटिसेस दैट द बेबी हैज़ अ थिन अपर लिप एंड स्मॉल palpebral fissures. What is the most likely diagnosis? So we know that it is fetal alcohol syndrome. इंट्रायूट्राइन एक्सपोजर की वजह से जो भी बेबी में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, वो जो है हम कैरेक्टरिस्टिक उसके फीचर्स भी होते हैं, फेशियल फीचर्स, तो उसके साथ जो है ना सिनेरियो आ चुके हैं एग्ज़ाम में। शॉर्ट palpebral fissures, शॉर्ट अपटर्न नोज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और उसके अलावा प्रॉब्लम्स होती हैं लीडिंग टू लर्निंग डिफिकल्टीज एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। Question number 7. A 19-year-old has a cesarean section for failure to progress at 37 weeks gestation. It was noted previously that it was difficult to secure intravenous access because her veins are difficult to cannulate. While she was in recovery, her baby started to have seizures and was taken to the neonatal unit. What is the most likely cause for the neonatal seizures? अब ये क्योंकि चैप्टर भी हमारा सब्सटेंस अब्यूज़ का है, तो डेफिनेटली हमारे माइंड में क्लिक होगा सब्सटेंस अब्यूज़। लेकिन अगर हम ओवरऑल एग्जाम में बैठे होते हैं तो कोई इन्फेक्शन या बेबी का हाइपोक्सिया ही हमारे माइंड में आ रहा होता है। लेकिन एक जो हमारे लिए पॉइंट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग द आईवी लाइन, तो कोई आईवी ड्रग अब्यूज़ के ही बारे में सिनेरियो है, तो दैट इज़ द बेबी इज़ हैविंग न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। और ये ओपीएट्स जो हैं दैट दे फ्रीली क्रॉस द प्लेसेंटा और फीटल सर्कुलेशन में एंटर हो जाती हैं, तो इसी वजह से जो है बेबी में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। उसमें इरिटेबिलिटी, जिटरनेस, सीजर्स, पुअर फीडिंग एंड हाई पिच श्रिल क्राई, ये सब, और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। Question number 8. An 18-year-old books her pregnancy at 26 weeks gestation. She is a smoker and lives in a hostel. At her first ultrasound scan, the fetus is found to have gastroschisis and a cleft lip and palate. What is the most likely cause of these abnormalities? अब इसमें जो सब इस सिनेरियो में जो कॉज है वो दैट इज़ एम्फेटामीन यूज़, बिकॉज इसमें यही सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। हमारे पास इसके हवाले से जो है वो डाटा अवेलेबल है, एविडेंस अवेलेबल है, तो हमने जो है इसी को सस्पेक्ट करना है इन दिस सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 9. A 35-year-old woman books her pregnancy at 11 weeks gestation. She had a forceps delivery 2 years previously and developed postpartum psychosis on day 3 postpartum. She has been discharged from the community mental health team and is not currently on any psychiatric medications. What is her risk of developing postpartum psychosis in this pregnancy? तो postpartum psychosis हुआ था और रिस्क फैक्टर्स काफ़ी सारे थे कि वो प्राइमी थी, उनकी forceps डिलीवरी हुई, तो अभी जब हो गया है पोस्टपार्टम साइकोसिस, तो अब रिकरेंस का वो बेसिकली पूछ रहे हैं हमसे कि अब कितना चांस है, तो दैट इज़ 50%। ठीक है, 1 in 2। जो अगर एक दफ़ा हो गया है तो वो पेशेंट हमारा हाई रिस्क है, तो उसके लिए हमने उनको जो है हमारी पूरी टीम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको कंसल्ट करेंगे, उनको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे, सपोर्ट ऑफ़र करेंगे, और ताकि उनकी प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और अर्ली मदरहुड में कोई ख़ास डिफ़िकल्टीज़ ना आए। वैसे ओवरऑल पोस्टपार्टम साइकोसिस का इंसिडेंस जो है वो 1 to 2 per 1000 है। लेकिन जिस तरह अगर एक दफ़ा हो गया है तो वो 50% हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया इस सिनेरियो में, ये याद कर लें। और बाइपोलर डिसऑर्डर अगर उस पेशेंट को कभी लाइफ में रहा है तो फिर भी 1 in 4 इसका रिस्क है कि उसको पोस्टपार्टम साइकोसिस डेवलप हो जाएगा। या अगर जो है मदर को या सिस्टर को भी पोस्टपार्टम साइकोसिस हुआ था, तब भी जो है वो रिस्क होता है 1 in 4। ठीक है, तो ये बहुत हाई रिस्क है अगर कोई इस तरह का उन्होंने जो है वो बताया हुआ, और ये सारे उन्होंने रिस्क फैक्टर्स भी बताए हुए हैं कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि इन इन पेशेंट्स में पोस्टपार्टम साइकोसिस हो सकता है। इस तरह अगर वो शिज़ोफ्रेनिक अफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मूड स्टेबलाइज़र है, फैमिली हिस्ट्री है, या स्लीप डिप्रीविएशन, प्राइमरी पैरिटी एक रिस्क फैक्टर है, और शॉर्टर जेस्टेशन ऑफ पीरियड की अगर प्री टर्म बेबी उसने डिलीवर किया पेशेंट ने, तो हमारी तो वो बहुत स्ट्रेस में होंगी कि बेबी प्री टर्म बेबी को वो कैसे मैनेज करें। Question number 10. A 27-year-old woman is brought in to the maternity triage on day 5 postpartum by her husband. She is visibly detached and unkept. She claims that her baby is not hers, ठीक है, and refuses to look at the baby. तो ऐसे सिचुएशन में ना इन्होंने गाइडलाइंस हमारी जो है वो ये बताती हैं कि हमने इनको एडमिट कराना होता है टू द मदर एंड बेबी यूनिट, जहाँ पे उन दोनों का बहुत ख्याल रखा जाता है। मदर को साइकियाट्रिक सपोर्ट और जो है वो काउंसलिंग की जाती है, और जो मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं।
तो ये सारा जो है वहाँ पर उनको ऑफ़र किया करी जाता है और वो ये सारे जो है ना इंडिकेशंस हैं एडमिशन की, कि मे बी या तो रैपिडली चेंजिंग मेंटल स्टेट हो जिस तरह उनकी हो गई है हमारे जो पेशेंट है सिनेरियो में, या सुसाइडल आइडिएशन हो, परवेसिव गिल्ट और होपलेसनेस, सिग्निफिकेंट एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द इन्फेंट, ये भी है। न्यू और परसिस्टेंट बिलीव्स ऑफ इनएडिक्वेसी एज़ अ मदर, या फिर एविडेंस ऑफ साइकोसिस। द एमएनबी यूनिट केयर्स फॉर मदर्स हु एक्सपीरियंस सिवियर मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसमें हमारे सारे स्टाफ इंक्लूडेड है, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी इंक्लूडेड हैं। Question number 11. A 35-year-old woman attends the antenatal clinic at 30 weeks gestation. She reports feeling anxious about the pregnancy and is especially anxious about contracting the infection. She is washing her hands multiple times a day and has stopped using public transport. What is the most appropriate initial treatment? अब ये OCD का सिनेरियो है और उसमें जो है वो हमने सबसे पहले जो है ना उनकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी होती है, तो वो इफ़ेक्टिव होती है मोस्टली 70% केसेस में। From the Mebrace UK report published in 2015, almost a quarter of the women who died between 6 weeks and 1 year after pregnancy died of mental health related causes. ठीक है, और ऑफ दोज women who committed suicide, what was the most common methods of death? तो वो यही कहते हैं कि जब भी पोस्टमार्टम को इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसमें वायलेंस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो देखा गया है, जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, तो वो यही बता रहे हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड सुसाइड जो है, अ फीचर यूनिक टू प्रेगनेंसी रिलेटेड सुसाइड इज वायलेंस इन्वॉल्व्ड। 82% of the total suicide deaths were by the violent means, and over 50% of these deaths were caused by hanging. तो ये हमारा डाटा से ये हमें पता चला है। थैंक यू, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग आवर सोसाइटी कि ये जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है, एंटीनेटल पीरियड होता है, ये एक फ़ीमेल के लिए बहुत ही क्रूशल, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही एक डिमांडिंग, चैलेंजिंग जो है वो पीरियड होता है, और उसमें जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि सपोर्ट प्रोवाइड करें, केयर प्रोवाइड करें। क्योंकि हमारे रिलीजन में भी इस तरह, अगर अल्लाह ताला ने 40 डेज़ के लिए फ़ीमेल को रेस्ट दे दिया है, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंस होगी, तो रेस्ट दिया गया है ना, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, आई थिंक इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी सोसाइटी में इस पीरियड की और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसकी अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करें।